नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। मैं शकील साजिद। कल एक रेल दुर्घटना में एक स्थानीय मेमू लोकल ट्रेन बुधवार को लगभग 4 बजे के आसपास लाल खदान स्टेशन एवं बिलासपुर के बीच रेलखंड पर एक खड़ी हुई मालगाड़ी से पीछे की ओर से जाकर टकरा गई। इस टक्कर की तेजी इतनी थी कि यात्री बोगी भारी रूप से क्षतिग्रस्त हुई और कुछ को गैस कटर से बाहर निकालना पड़ा। इस घटना में प्रारंभिक रूप से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और अनेक लोग घायल हैं। सरकारी बयानों में कहा गया है कि कुछ यात्रियों को अभी भी बोगी के अंदर फंसा हुआ माना जा रहा है, जिन्हें बचाने के लिए राहत टीम जुटी हुई है। संकेत सिस्टम व मानव त्रुटि की प्रारंभिक जांच संकेत रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस हादसे का प्रारंभिक कारण एक रेड सिग्नल पार करना हो सकता है, अर्थात ट्रेन ने सिग्नल पास्ड एट डेंजर स्पीड किया हो सकता है और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सिग्नलिंग सिस्टम और ब्रेकिंग मैकेनिज्म की भी समीक्षा रिव्यू किया जा रहा है। इस टक्कर के कारण डाउन और अप दोनों दिशाओं का ट्रैक परिचालन प्रभावित हुआ। ऊपर बिजली वायर, सिग्नल सीन, ट्रैक आदि को भी क्षति पहुंची है, जिसके चलते रेल का परिचालन व पुनर्स्थापना कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद इंडियन रेलवेज ने मृतक परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख और मामूली चोटों वाले यात्रियों को इसके अलावा घटना की तह की जांच के लिए एक सीआरएस स्तर पर देखरेख का आदेश जारी हुआ है। इस हादसे ने रेल सुरक्षा प्रणाली, सिग्नलिंग, उपस्कर व मानव त्रुटि दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आधुनिक ट्रैक व सिग्नलिंग होने के बावजूद मानव निगरानी व अनुपालन की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट होती है। आगे की जांच में यह देखा जाना होगा कि क्या स्वचालित ब्रेकिंग, कैलिब्रेटेड सिग्नल सिस्टम और नियमित सुपरविजन का अभाव रहा था। रेल यात्रियों की जान एवं समय सार्थक परिचालन दोनों के नजरिए से सुरक्षा उपकरणों का समुचित कार्यान्वयन अनिवार्य हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस मौके पर मृतक लोगों को ऐसी सूचना है कि 5 लाख रुपए और घायल लोगों के लिए 50,000 की जो अनुदान राशि की घोषणा की है। एक बात और, बिलासपुर के तमाम जितने भी राज्योत्सव के समारोह थे वो इस अवसर पर स्थगित कर दिए गए हैं इस दुखद हादसे के बाद। लेकिन थोड़ा सा गंभीरता और हमें बरतनी थी, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और बिलासपुर के एक तरह से बीच का हादसा है, तो कम से कम इन 4 जिलों में, हो सकता है पूरे बिलासपुर संभाग, लेकिन कम से कम इन 4 जिलों में हमें जो राज्य उत्सव है उसको स्थगित कर देना था, क्योंकि 8 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज़्यादा लोग अभी तक गंभीर रूप से घायल हैं। तो हमारी संवेदना कहती है कि हमें ऐसा करना था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड सरकार ने घोषणा की है कि देश के सभी बीचों पर, समुद्र बीच पर कोई भी व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकेगा। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्र तटों को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के लिए हिफाजतमय बनाना है। पहले कई बीचों पर सिगरेट के टुकड़े बड़ी मात्रा में पाए जाते थे, जिससे समुद्री जीवन और प्राकृतिक सुंदरता, खूबसूरती प्रभावित हो रही थी। यह कदम 2007 के बाद उठाया गया सबसे बड़ा पर्यावरणीय निर्णय माना जा रहा है। तब से अब तक इस पैमाने पर पर्यावरण संरक्षण के लिए इतनी बड़ी घोषणा नहीं होती। ये दिखाता है कि थाईलैंड पर्यावरणीय संतुलन और पर्यटन के सतत विकास के प्रति गंभीर है। यदि कोई व्यक्ति या पर्यटक इस कानून का उल्लंघन करता है, बीच पर धूम्रपान करता हुआ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जुर्माना या कारावास दोनों का प्रावधान है। इस नियम को गंभीरता से लेने की लोगों को प्रेरणा मिलेगी। यह कानून केवल स्थानीय लोगों पर नहीं बल्कि विदेशी टूरिस्ट पर भी लागू होगा, यानी थाईलैंड में आने वाले सभी सैलानियों को इस नियम का पालन करना होगा। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि स्वस्थ पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत होगी।
ये भी बताया जा रहा है कि सरकार ऐसे पर्यटकों की सुविधा के लिए स्मोकिंग जोन निर्धारित स्थानों की व्यवस्था करेगी जहां लोग धूम्रपान कर सकेंगे, लेकिन समुद्र तटों पर रेत या पानी के पास कहीं भी धूम्रपान पूरी तरह निषिद्ध रहेगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य समुद्र तटों पर सिगरेट के कचरे को रोकना है। ये बर्फ धीरे धीरे समुद्र में घुलकर प्रदूषण फैलाते हैं और मछलियों या अन्य छोटे छोटे जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। धूम्रपान मुक्त नीति से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता और पर्यटन के स्तर में सुधार की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। डीजीसीए के नए प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई यात्री अपनी एयर फ्लाइट टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे रद्द करता है तो एयरलाइन उस पर कोई भी कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगाएगी। बड़ी अच्छी बात है। ये नियम सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होगा। इससे यात्रियों को अचानक बने या रद्द हुए यात्रा कार्यक्रम के कारण आर्थिक नुकसान नहीं होगा। एयरलाइंस या ट्रैवल एजेंट को टिकट कैंसिल होने के बाद 21 दिनों के अंदर रिफंड की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, यानी टिकट रद्द करने के 3 हफ्तों के भीतर यात्रियों के खाते में पैसा वापस आ जाना चाहिए। इस व्यवस्था से रिफंड प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित होगी। यात्रियों को ये जानकारी स्पष्ट रूप से दी जाएगी कि उन्हें कितनी राशि वापस मिल रही है और कितनी राशि कारणवश काटी गई है। एयरलाइंस को अपने सिस्टम में ये पूरी जानकारी यात्रियों को दिखानी होगी ताकि कोई भ्रम न बने। नाम सुधार और मेडिकल आपात स्थिति में राहत, अगर किसी यात्री की टिकट पर नाम सुधार करवाना है तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं लिखा जाएगा, बशर्ते यह सुधार फ्लाइट के 24 घंटे पहले तक किया जाए। मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में भी यात्रियों को टिकट रद्द करने या यात्रा स्थगित करने की सहूलियत दी जा रही है और ऐसे मामलों में रिफंड प्रक्रिया सरल व शुल्क मुक्त होगी। अगर कोई एयर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदी गई है तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइंस की होगी। एयरलाइंस को ये निश्चित करना होगा कि यात्री को निर्धारित समय सीमा जो 21 दिन है रिफंड मिल जाए। इसके लिए एयरलाइंस अपने एजेंटों से समन्वय करेगी। रिफंड राशि उसी माध्यम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से वापस की जाएगी जिससे टिकट खरीदा गया था। नकद रिफंड की स्थिति में यात्रियों को उचित रसीद दी जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से में यात्रियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। SIR, जी हाँ, SIR पैकेज। इस अभियान की शुरुआत 4 नवंबर 25 से कई राज्यों में हुई है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक चलेगा। अधिकारी क्षेत्र में घर घर जाएं और गणना प्रपत्र एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करें तथा जानकारी लें। लक्ष्य है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक, अद्यतन और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट नाम हटाना, नए योग्य मतदाताओं को शामिल करना है। इसमें BLO प्रत्येक घर में विजिट करेगा। मास प्रथम गणना प्रपत्र 2 प्रतियों में वितरित करेगा, एक रसीद स्वरूप मतदाता के पास, दूसरी अधिकारी के पास। BLO का एक मतदाता से जानकारी लेना, उसका नाम, इपिक संख्या, भाग और क्रमांक, मोबाइल नंबर, माता पिता, पति पत्नी का नाम आदि भरवाना है। यदि घर पर मतदाता नहीं मिले तो BLO कम से कम 3 प्रयास करेगा या प्रपत्र घर के अंदर छोड़ने की व्यवस्था है। SIR में प्रपत्र वितरण, भराई और जमा करने की प्रक्रिया बताए गए समय सीमा के भीतर, उदाहरण के लिए 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक प्रपत्र वितरित करने और भरे हुए एकत्र करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रपत्र में पहले से नाम, एपिक संख्या, भाग क्रमांक मुद्रित होगा तथा मतदाता को अपनी जन्म तिथि, आधार संख्या, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, संबंधित रिश्तेदार का नाम आदि भरना होगा। भरे हुए प्रपत्र को BLO द्वारा समरीकरण की प्रक्रिया में जमा किया जाएगा और मतदाता को रसीद दी जाएगी। इस अभियान में अधिकांश मतदाताओं के लिए कोई कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में लगभग 70% मतदाताओं को दस्तावेज नहीं देना है। हालांकि जिन मतदाताओं के नाम पुरानी सूची या रिकॉर्ड से मेल नहीं पाएंगे उन्हें चिन्हित किया जाएगा तथा दावे आपत्तियों के अंतर्गत उनकी जांच की जाएगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक इसके बाद आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं 9 दिसंबर 2025 और फिर दावे आपत्तियां जमा होंगे 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तथा अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी।
इस चरण में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित होगी। इस अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल सही, पात्र और वास्तविक मतदाता शामिल हों, मृत, स्थानांतरित या डुप्लीकेट नाम बंद। चुनाव प्रक्रिया का भरोसा बढ़ेगा, मतदान में वृद्धि होगी तथा शासन योजनाओं का लाभ वास्तव में योग्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथ ही ये लोकतांत्रिक नींव को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। मतदाता रोल को आधुनिक तथा डिजिटल रूप से भी सत्यापित किया जा रहा है। भारतीय स्टेट बैंक की सितंबर तिमाही में एक बड़ी अच्छी खबर है। एसबीआई को 20,160 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो पिछले साल की समान अवधि के रुपए 18,331 करोड़ के मुकाबले करीब 10% अधिक है। ये भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास में सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा माना जा रहा है, जो बैंक की मजबूत वित्तीय स्थिति और संचालन क्षमता को दर्शाता है। बधाई एसबीआई। बैंक के ब्याज से कुल आय बढ़कर रुपए 1,19,654 करोड़ तक पहुंच गई है। यह वृद्धि बैंक की कर्ज वितरण नीतियों, बढ़ती जमा राशि और बेहतर ब्याज मार्जिन के कारण संभव हुई है। बैंक ने बताया कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 0.42% तक स्थिर रहा है, जिससे बैंक की स्थिर कमाई बनी हुई है। एसबीआई के खराब ऋण यानी एनपीए में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है। यह अब घटकर 0.42% पर आ गया है। पिछले वर्ष की तुलना में एक मजबूत सुधार है और यह दिखाता है कि बैंक ने अपने जोखिम प्रबंधन और वसूली प्रणाली को बेहतर किया है। बैंक का खुदरा कर्ज बढ़कर लगभग 16 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यह 15.93% की वृद्धि दर्शाता है। खुदरा कर्ज में गृह ऋण, वाहन ऋण और व्यक्तिगत ऋण प्रमुख योगदान करता रहे हैं। बैंक ने बताया कि 8.80 लाख करोड़ का यह ऋण अकेले गृह ऋण के रूप में दिया गया है। एसबीआई का कुल कारोबार अब 100 लाख करोड़ रुपए की सीमा पार गया है। इसमें 55.91 लाख करोड़ रुपए की जमा राशि और 44.19 लाख रुपए करोड़। यह उपलब्धि निश्चित ही भारतीय बैंकिंग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। देश की एक और जो खबर है, देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को इसी अवधि में 2,582 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके बावजूद एसबीआई की मजबूत आय और मुनाफे ने वित्तीय स्थिरता बनाए रखी हुई है। बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा है कि यह उपलब्धि बैंक की नीतियों, डिजिटलीकरण और ग्राहकों के भरोसे की वजह से संभव हुई है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक को बहुत बहुत बधाई चेयरमैन सीएस शेट्टी साहब और पूरी टीम को। हमारी जो सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए बहुत मजबूती से काम कर रहा है भारतीय स्टेट बैंक, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज एक बहुत शानदार खिलाड़ी, मेरे मनपसंद खिलाड़ियों में से एक विराट कोहली का जन्मदिन है। कई लोग खेल के इतिहास के महानतम बल्लेबाजों में से एक मानते हैं विराट कोहली को, जिन्हें भारत ही नहीं पूरे विश्व से शुभकामनाएं मिल रही हैं। 5 नवंबर 1988 को दिल्ली, भारत में हुआ था उनका जन्म। दिल्ली में पले बढ़े। 98 में स्थापित वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में प्रशिक्षण लेने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक थे। 2002 में उन्होंने दिल्ली अंडर 15 टीम के लिए खेला और 2003-04 की विजय मर्चेंट ट्रॉफी में दिल्ली अंडर 17 टीम के लिए खेलते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में रॉयल चैलेंजर आरसीबी बेंगलुरु के लिए खेलते हैं और पहले उनकी कप्तानी भी कर चुके हैं। वह तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों, टेस्ट क्रिकेट, वनडे और 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रहे, जो उन्हें भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक बनाता है। कोहली अपने अनुशासन और प्रतिबद्धता के लिए टीम के साथियों, विरोधियों और क्रिकेट के दिग्गजों के सामने समान रूप से तारीफ पाते हैं। 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुने के बाद महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने कोहली के बारे में कहा, उन्होंने क्रिकेट का चेहरा और खेल की तैयारी करने का तरीका बदल दिया है। उनका अनुशासन हमेशा से लेखनी रहा है। 2006 फरवरी में कोहली ने सर्विसेज का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के खिलाफ एक दिवसीय मैच में दिल्ली के लिए घरेलू पदार्पण किया। बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। उसी वर्ष नवंबर में तमिलनाडु के खिलाफ अपने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 11-11 खिलाड़ियों की 2 टीम वाले इस मैच में केवल 10 रन बनाए। दिसंबर में कर्नाटक के खिलाफ प्रथम श्रेणी
मैच में बेहद मुश्किल परिस्थितियों में 90 रन बनाए, जिससे दिल्ली ये मैच ड्रा कराने में सफल है। अप्रैल 2007 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ अपने टी20 घरेलू पदार्पण में 35 रन बनाए। कोहली ने 2008 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम की कप्तानी की और उसे जीत दिलाई। इस कारनामे के लिए उन्हें आरसीबी से $30,000 का आईपीएल अनुबंध मिला। उन्होंने उसी साल एक दिवसीय मैच में भी अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया, जहां उन्होंने श्रीलंका के दाबुला में सलामी बल्लेबाजी की और 12 रन बनाए। 2009 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एमर्जिंग प्लेयर्स टूर्नामेंट की 9 पारियों में 405 रन बनाए, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि राष्ट्रीय टीम के चयनकर्ता के मन में उनकी छवि मजबूत है। विराट कोहली अपने आईपीएल कैरियर में आरसीबी के लिए खेले हैं और आईपीएल इतिहास के सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेलने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। आरसीबी के पहले 2 सीजन में ज्यादा रन नहीं बने, लेकिन 2010 में उप कप्तान बनने के बाद बेहतरीन प्रदर्शन किया। 2011 की आईपीएल नीलामी से पहले अधिकारियों ने टीमों को अधिकतर 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का निर्देश दिया। कोहली आरसीबी द्वारा रिटेन किए गए एकमात्र खिलाड़ी रहे। उन्होंने $1.8 मिलियन में उनको रिटेन किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली जिससे आरसीबी लीग फाइनल तक पहुंची। उस साल चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। कोहली को 2013 में कप्तान नियुक्त किया गया और अगले 8 सीजन तक उन्होंने आरसीबी का नेतृत्व किया। 2014 में उन्हें एक बार फिर $1.6 मिलियन में रिटेन किया गया। 2015 में वह सलामी बल्लेबाजी करने के लिए ऊपरी क्रम में और उनके स्कोर में लगातार सुधार हुआ। अगला 1 साल एक ऐतिहासिक सीजन रहा, क्योंकि उन्होंने 4 शतकों के साथ 973 रन बनाए, ऑरेंज कैप हासिल किया, जो 2023 तक एक सीजन का रिकॉर्ड है। दुर्भाग्य से आरसीबी लीग फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद से हार गई। कोहली को 2018 में फिर रिटेन किया गया। 2016 की तरह खुलकर रन बनाने में उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी तो फाफ डू प्लेसिस को दे दी गई। कोहली के नाम कई आईपीएल रिकॉर्ड है। उन्होंने लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा रन 8,661, 8 शतक और 63 अर्धशतक बनाए हैं और एक ही फ्रेंचाइजी के लिए सबसे ज्यादा मैच 267 खेले हैं। हालांकि आरसीबी के खिताब न जीत पाने से उनके प्रशंसक निराश थे। अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी का 18 साल का इंतजार 2025 के संस्करण में रजत पाटीदार की कप्तानी में पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर जीतने के साथ खत्म हुआ। कोहली ने इस जीत को अपने कैरियर की सर्वश्रेष्ठ जीतों में से बताया। राष्ट्रीय टीम में लंबे समय तक उन्हें खेलने का मौका मिलता रहा। पहला वनडे 2009 में श्रीलंका के खिलाफ, 2011 की वनडे विश्व कप में भारतीय टीम का हिस्सा रहे कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ अपने पहले ही विश्व कप मैच में शतक जड़ा। उन्होंने फाइनल में 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारत को 28 सालों में पहली बार विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई। कोहली ने बाद में 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट मैचों में पदार्पण किया, क्योंकि विश्व कप जीत के बाद सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है किसी भी एक क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, और हम विराट कोहली के जन्मदिन पर उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, बधाइयां देते हैं। डीएन न्यूज़ प्लस और शकील साजिद की तरफ से नमस्कार।